नमस्कार, स्टोरीज मास्टर में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी लालची सास। घर में रौनक थी, दीवारें सजाई जा रही थी, बालकनी में रंग बिरंगी झालरें लटक रही थी। मिठाइयों की खुशबू और नए कपड़ों की चमक के बीच कविता के बेटे का नामकरण संस्कार पूरे जोर शोर से मनाने की तैयारी चल रही थी। पर इस रौनक के बीच कविता का चेहरा बुझा बुझा सा था। बच्चा अभी 2 ही हफ्ते का था, शरीर थका था, पर मन उससे भी ज्यादा थका हुआ था। वह जानती थी कि यह खुशी का मौका उसके लिए एक इम्तिहान से कम नहीं था, खासकर जब उसकी सास जैसे हर खुशी के नेग और तोहफे में बोलती थी। सुबह जब कविता बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आई। चौड़े पल्लू वाली भारी साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर वही जानी पहचानी तानाशाही। बहू, अब तू माँ बन चुकी है और मेरी 4 बेटियां बुआ। अब देख, मेरे पोते का नामकरण संस्कार है, कोई मामूली बात ही थोड़ी है। बुआओं को अच्छा खासा नेक देना पड़ेगा। कविता ने सिर झुकाए कहा, जी माँ जी, जैसा आप कहें। तेरी तीनों नंदे तो ससुराल से आएंगी, उनके ससुराल वाले भी देखेंगे कि हमारी बहू क्या नेक देती है। और तेरी छोटी ननद, वो तो यहीं रहती है, उसका तोहफा तो सबसे खास होना चाहिए, उसे डायमंड का नेकलेस देना, असली वाला। कविता परेशान हो गई और बोली, लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है, और राहुल की भी नौकरी। तभी सास सुमित्रा उसकी बात बीच में काट कर बोली, मेरा बेटा क्यों देगा, तेरे मायके वाले देंगे। बड़ी ननंद को सोने का हार देना, भारी वाला। मंजली को थोड़ा डिजाइनर सोना दिलवा देना। वो कहती है ना कि सब उसकी भाभी कुछ खास देती है, और मेरे लिए मुझे सोने का पूरा सेट चाहिए, हार, कंगन, झुमके और एक डायमंड की नथ भी। अब पोता हुआ है तो कुछ तो इज्जत मिलनी चाहिए सास को भी। कविता परेशान होते हुए बोली, लेकिन मेरे मायके वालों की कंडीशन ऐसी नहीं है, आप तो जानती हैं ना माँ जी। मेरे मायके वालों ने पहले ही बहुत कुछ किया है। मेरी शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। पापा ने कर्ज लिया था, अब भी वो हर महीने दवाइयाँ और घर की जरूरतों के लिए जूझते हैं। मैं कैसे मांगू उनसे इतना सब कुछ? कैसे कहूँ कि बेटी के बेटे का नामकरण है तो अपनी इज्जत बेच कर आए? क्या यही रिवाज है जहाँ एक माँ के आंसू और बाप की बेबसी भी नेक में तोली जाए? सुमित्रा गुस्से में बोली, बहू, रिवाज तो निभाने पड़ते हैं, समाज देखता है, लोग बातें बनाते हैं। और हाँ, अगर तेरे मायके वाले नहीं दे सकते तो तू अपने गहने निकाल, शादी में जो दिया था वही दे दे सबको। लड़के की माँ बनी है तो तुझे तो सबको देना ही पड़ेगा, वरना क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। और देख बहू, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, अगर तूने हमें समाज के सामने नीचा दिखाया, तो याद रख, मैं भी तेरी सास हूँ, सिर्फ पोते की दादी नहीं। तो फिर मैं जो करूँगी वो भी तू याद रखेगी। अब सोच ले, अपनी माँ बाप की बेबसी को बहाना बनाकर इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना है, या एक समझदार बहू बनकर सबका मान रखना है। मैं शाम तक इंतजार करूँगी, तेरे मायके से खबर आनी चाहिए। या तो तेरे मायके वाले सारा नेक देंगे, या तू अपने गहने तैयार रखना। सास की बात सुनकर कविता की आंखों में आंसू गिरने लगे। जब से उसकी शादी तय हुई थी, तब से सिर्फ उसके मायके वालों को नोचा गया था। शादी के दूसरे ही दिन कविता की माँ सुबह सुबह नई नवेली बहू की साड़ी, चूड़ी और मिठाई लेकर पहुंची। उन्होंने ससुराल में यह सोचकर लड्डू भेजे थे कि बेटी को सम्मान मिलेगा। सुमित्रा ने लड्डू छकते ही कहा, क्या बेसन तक ठीक से नहीं आया? और ये साड़ी कितने की होगी? लगता है 300 रुपए की भी नहीं होगी। कविता की माँ मुस्कुराकर चुप रह गई, पर कविता ने उनकी आंखों में वो अपमान देखा जो उन्होंने शादी में ससुराल को दिया हर तोहफा गिन गिन कर चुकाया था। गृह प्रवेश के समय कविता के भाई ने 11,000 तिलक में दिए थे। अगले दिन सुमित्रा ने ताना मारा, अब ये क्या तिलक था, लोग तो 21,000 से कम नहीं लाते, हमने तो सोचकर लड़का दिया था। पहले तीज पर सुमित्रा ने फरमान सुनाया, तेरे मायके से साड़ी, गहने
और कम से कम 10,000 रुपये आने चाहिए। कविता ने जब माँ से कहा तो उन्होंने एक पुरानी पेंशन काट कर नकद भेजे थे और फिर खुद दिन में सिर्फ 2 बार खाने लगी ताकि उनकी बेटी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके ससुराल वालों का लालच बढ़ता जा रहा था। सर्दियों में ठंड की वजह से कविता की हालत खराब हो गई तो उसने अपनी सास से हीटर लेने के लिए बोला तो सुमित्रा ने ये भी उसके मायके वालों के सर पर डाल दिया और तुरंत कविता की माँ को फोन करके उनकी बेटी की हालत के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया। मजबूरन में कविता की माँ को अपने पड़ोसी से उधार लेकर हीटर लेकर उसके ससुराल भेजना पड़ा, लेकिन वह हीटर भी उसकी सास ने रख लिया और अपना पुराना हीटर उसे दे दिया जो ठीक से काम भी नहीं करता था। कविता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब छोटी नंद रश्मि की नौकरी लगी तो सुमित्रा जी ने कविता के माँ के फोन करके उसके मायके वालों को यह खबर दी और साथ में फरमान भी सुना दिया, अब बहू के मायके से 5 किलो मिठाई और सब रिश्तेदारों के लिए तोहफे आने चाहिए, वरना हम लोगों की कितनी बदनामी होगी। बेचारी कविता की माँ ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके उसके ससुराल 5 किलो मिठाई और सब रिश्तेदारों के लिए एक एक तोहफा भेज दिया और पहली तीज पर भी उसके मायके वालों को फोन करके सोने के गहनों का खूब भारी सेट मांग लिया। और जब उसकी मजली नंद की सगाई तय हुई तो फिर से उन्होंने सारा भार कविता के मायके वालों पर डाल दिया। यही नहीं, कविता के पहले रक्षाबंधन पर भी जब उसका भाई उसे राखी बंधवाने आया तो कविता के घर पर ही मौजूद थी। जैसे ही कविता के भाई पंकज ने कविता को एक छोटा सा तोहफा दिया तो एक नंद पंकज से बोली, यह बात तो गलत है, हम लोग भी तो आपकी बहनें हैं और हम लोगों के लिए कुछ नहीं और अपनी बहन के लिए तोहफा। उसके बाद मंजली ननद ने बात आगे बढ़ाई, हाँ दीदी, और वैसे भी जब बहन का भाई आता है तो सबके लिए कुछ न कुछ लाता है। हमारी भाभी तो बड़ी सीधी बनती है, लेकिन शायद मायके में भाई को यही सिखाया गया है कि सिर्फ बहन को देखे और बाकी को नजरअंदाज करे। छोटी ननद रश्मि जो ज्यादा तेज स्वभाव की थी, उसने तो एक कदम आगे जाकर कहा, देखिए भैया, यहाँ हम सबके सामने बहन को तोहफा दे दिया और हमसे जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ये रिवाज नहीं है, ये तो अपमान है। आपने अपनी बहन को तोहफा देकर हम लोगों को अपमान किया है। तभी सबसे बड़ी नंद बोली, आपको नहीं लगता कि आप जैसे भाइयों की वजह से ही ससुराल में बहुएं शर्मिंदा होती हैं? लोग क्या सोचेंगे कि कैसी बहू है जिसके भाई ने भी सिर्फ बहन को कुछ दिया और ससुराल वालों को खाली हाथ छोड़ा। इज्जत नहीं बचती ऐसे कामों से। पंकज की आंखें भर आई। वह चुपचाप खड़ा था। एक छोटा सा तोहफा अपनी बहन कविता को देने आया था, एक प्यारा सा सलवार सूट और कुछ किताबें जो कविता को पढ़ने का शौक था। बहन की ममता और भाई की भावना के बीच ससुराल के ताने वाने में उसकी नीयत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। कविता ने भीगी आंखों से भाई की ओर देखा। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, अंदर ही अंदर टूट रही थी। ये वही भाई था जिसने अपनी नौकरी के पहले महीने की पूरी सैलरी कविता की शादी में दे दी थी, जिसने अपनी साइकिल तक गिरवी रख दी थी ताकि बहन की शादी के कार्ड अच्छे से छपवाए जा सके। वही पंकज आज सबके तानों का निशाना बन गया था। पंकज धीरे से बोला, दीदी, मैं बस अपनी बहन से मिलने आया था, कोई दिखावा करने नहीं। मैं सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ, बहुत बड़ी कमाई नहीं है मेरी, लेकिन मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। छोटी ननद रश्मि मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे तो हम कौन सा आपसे सोने के कंगन मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी इज्जत तो हर किसी को चाहिए होती है ना। आप बड़े मियाँ बनकर आए थे तो थोड़ा बड़प्पन भी दिखा देते। तभी सुमित्रा वहाँ आ गई और पंकज को सुनाते हुए बोली, पंकज बाबू, ये क्या तरीका है, बहन को तोहफा देकर चले जाओगे और ससुराल वाले यानी हम लोग, हमारे लिए तो आप शायद पराए हैं। देखो, हम तो अब इस घर की इज्जत हैं और तुम्हारी बहन हमारी बहू। अगर तुम जैसे भाई नहीं निभा सकते रिवाज तो क्यों बहन को ब्याहते हो अच्छे घरों में। पंकज धीमी आवाज में बोला, माँ जी, मैं जानता हूँ आपकी बात, लेकिन मेरे घर की हालत आप जानती हैं। माँ अकेली है,
पापा को गए 5 साल हो गए। जो भी कमाता हूँ उसी से घर चलता है। बहन की शादी के लिए कर्ज अभी भी चुका रहा हूँ और ऊपर से अभी आप लोगों के कितना कुछ नहीं मांगा था। कभी ये सामान, कभी ये पैसे। कभी बड़ी ननद भड़कते हुए बोली, वाह, अब तो हमारे लिए समझाइशें भी आ गई। भाई साहब, अगर आपकी इतनी ही समझदारी है तो अपनी बहन को क्यों हमारे घर भेजा? किसी ऐसे घर भेजते जहाँ कोई रिवाज न हो, कोई इज्जत की बात न हो। मझली ननद भी पीछे न रही, बोली, और हमें क्यों बुरा लग रहा है पता है? क्योंकि हमारी माँ ने हर बार तुम्हारी बहन को अपनी बेटी समझा है। लेकिन तुम्हारी बहन और तुमने हमें क्या दिया? बस ताने और खाली हाथ। तुम लोग तो जैसे एहसान कर रहे हो इस रिश्ते पर। छोटी नंदन रश्मि ने तो सीधा हमला बोल दिया, भैया अब आप इमोशनल ड्रामा मत करिए। आपकी ये आंखें भर आई हैं, लेकिन हमारी आंखों में तो हर बार खाली थाल आई है। हर बार कुछ ना कुछ मांगने पर बस मजबूरी, गरीबी और दर्द की कहानियां मिलती हैं। और अब आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम सब कुछ समझें, लेकिन बदले में हमें कुछ भी ना मिले। ऐसा तो नहीं चलेगा। देखो पंकज बाबू, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे, बस समाज के नियम निभा रहे हैं। बहू हमारे घर की इज्जत है, लेकिन उसकी इज्जत हमारे नाम से जुड़ी है। मेरी बेटियां अपने ससुराल जाएंगे तो क्या बोलेंगी कि रक्षाबंधन पर भाभी के भैया आए थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आप लोगों को अपनी बदनामी का डर नहीं लगता है? आप लोग इज्जत वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग हैं और हम लोगों की समझ में बहुत इज्जत है। मेरा बेटा जब अपनी बहनों के ससुराल जाता है तो सिर्फ बहनों के लिए ही नहीं, उनकी नंद और उनके पूरे ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता है। लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए। ऐसे तो रिश्तेदारी नहीं चलेगी। पंकज धीरे से बोला, ठीक है माँ जी, अगली बार कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए भी कुछ लाऊं। बोलकर वो वहाँ से चला गया। कविता के हाथ में अभी भी उसका गिफ्ट था। उसकी छोटी नंद रश्मि अब भी ताने देती जा रही थी। बस बहन के लिए सूट सलवार लेकर आए थे, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, और अब चले गए द्रौपदी की तरह आंसू बहाते हुए। मझली ननद बोली, अब देखना, शाम तक अपनी माँ को बता देगा कि हमने कितना अपमान किया और फिर शुरू हो जाएगा सहानुभूति का ड्रामा। बड़ी ननद ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो यही हाल रहेगा। बहन ने रो दिया, भाई ने रो दिया, अब इनकी माँ आएगी घर पे रोने। सुमित्रा भी गुस्से में बोली, अगर मुझे पता होता कि लड़की के खानदान वाले इतने गरीब हैं तो अपने बेटे की शादी कभी भी ऐसे खानदान में नहीं करती। कविता और उसके मायके वाले जितना उसके ससुराल वालों को देते जा रहे थे, उतना ही उन लोगों का लालच बढ़ता जा रहा था। बात सिर्फ यही नहीं रुकी थी। कविता के पति का जन्मदिन था तो सुमित्रा ने कविता की माँ को फोन करके उनके दामाद को सोने की चैन देने को कहा था। बेचारी कविता की माँ करती भी तो क्या, अगर मना करती तो कविता की सास सीधे उन्हें सिर्फ एक ही ताना मारती। जब इतनी हैसियत नहीं थी, कुछ देने की औकात नहीं थी, तो बेटी की इतनी बड़े घर में शादी क्यों की? अगर तुम लोगों की वजह से हमारी इज्जत में कमी आई तो हम तुम्हारी बेटी का जीना हराम कर देंगे। और इसी तरह से आज तक उनकी सभी डिमांड पूरी हो रही थी। कभी कविता की सबसे बड़ी नंद का माँ बनना और उसके परिवार वालों के लिए कविता के मायके की तरफ से तोहफे आना, कभी यह होना कभी वह होना, मतलब साफ था कुछ भी होगा सीधे कविता के मायके वालों को फोन किया जाएगा। यही सब सोचकर कविता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कैसे भैया और माँ को फोन करूं और क्या बोलूंगी कि मेरी सास ने ये कहा है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अगर राहुल से बोलूंगी तो वो भी यही बोलेगा कि मायके में फोन कर दो। वही मेरी वजह से पता नहीं मेरे ससुराल वालों के लालच की वजह से उन पर कितना कर्जा हो गया है। लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना इन लोगों का लालच बढ़ता जाएगा। अभी बेटा हुआ था तो अभी लोगों को तोहफा दिया था और अब इस पर भी वह भी सोने और डायमंड के हार। नहीं, इस बार नहीं, इस बार तो इन लोगों को अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। नामकरण की रस्म जोरों शोरों पर थी। कविता ने सोच लिया था इस बार वो अपनी मायके वालों को फोन नहीं करेगी। लेकिन तभी पंकज का फोन आया और बोला, माँ की तबीयत बहुत खराब है और ऊपर से तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद की डिमांड, अब तो लगता है घर बेचना पड़ेगा।
वरना तुम्हारे ससुराल में हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। कविता बोली, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने सोच लिया है कि मैं चुप नहीं रहूंगी। आप एक काम कीजिए, अपने फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए और माँ का फोन भी स्विच ऑफ कर दीजिए। किसी का फोन उठाने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगी। पंकज घबराते हुए बोला, यह तो क्या बोल रही है? अगर लोगों ने तुझे तेरे ससुराल से निकाल दिया तो? कविता बोली, यह लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन लोगों में कुछ भी किया तो मैं पुलिस का सहारा लूंगी, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इतने सालों से तो मैं पागल थी जो चुप रही, लेकिन अगर आज हमने उनकी डिमांड पूरी की तो उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इतना बोलकर कविता ने फोन काट दिया। सुमित्रा दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब बहू के मायके वाले आएंगे और बार बार फोन लगा रही थी, लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा था। नामकरण की रस्म शुरू हुई। चारों नंदों ने अपने अपने तोहफे मांगना शुरू कर दिया तो कविता ने मुस्कुराते हुए 2 नंदों को तुलसी का पौधा दिया और 2 नंदों को चांदी की अंगूठी। यहाँ देखकर नंद और सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कविता मुस्कुराते हुए बोली, तुलसी का पौधा लगाने से घर में तरक्की होती है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में हमेशा तरक्की हो। और चांदी की अंगूठी पहनने से गुस्सा शांत होता है और वैसे भी तोहफे का कोई मोल नहीं होता, वो तो प्यार से दिया जाता है, ना कि पैसों से तोलकर। नंदों और सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी कविता मुस्कुराते हुए आगे बोली, और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ। आज तक मैंने चुप रहकर आपकी हर बात मानी, हर ताने सहे, हर अपमान पी लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे मायके वालों को कुछ भी सुनना पड़े। लेकिन अब नहीं, आज से ये रिश्ता बराबरी का होगा। ना तो मैं अब किसी के तानों से डरूंगी और ना ही किसी लालच में आकर अपने परिवार को अपमानित होने दूंगी। सुमित्रा गुस्से से उठती है, क्या मतलब है तेरा? तू अपनी सास से इस तरह से बात करेगी? भूल गई तू किस घर में है? कविता भी गुस्से से कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं भूली कि किस घर में हूँ, लेकिन अब मैं ये भी नहीं भूलूंगी कि मैं एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मेरा भी सम्मान है। आज तक आप लोगों ने मेरे मायके को सिर्फ एक ATM मशीन समझा, जब जो चाहिए था मांग लिया, कभी साड़ी, कभी गहने, कभी नगद, कभी बेशर्मी से सोने की चैन। लेकिन अब ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुद को और अपने परिवार को बेइज्जती नहीं होने दूंगी। उसकी नंदे बड़बड़ाने लगती हैं, देखो जरा, 2 दिन की बहू क्या क्या बोल रही है, हमसे तरक्की की बातें कर रही है और तोहफे में तुलसी का पौधा दे रही है। कविता ने गहरी सांस ली और कहा, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बहू भी इंसान होती है, उसकी भी भावनाएं होती हैं। आपने कभी मेरी तकलीफों को नहीं समझा, सिर्फ अपने मतलब के लिए याद किया। अब मैं खुद को कमजोर नहीं मानती। आप लोग चाहते थे कि मेरे मायके वाले घर बेच दें, कर्ज ले लें, अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दें, सिर्फ इसलिए कि आपकी झूठी शान बनी रहे। लेकिन अब नहीं, अब मेरी शान मेरे आत्मसम्मान से है और मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे बच्चे की परवरिश है, ना कि आपकी झूठी दिखावे वाली रस्मों की। सुमित्रा ने उसे डांटना चाहा, अगर तूने एक शब्द और कहा ना तो। तभी कविता गुस्से में बोली, तो क्या करेंगे आप? निकाल देंगे? कर लीजिए, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। एक शिकायत दर्ज करवाऊंगी, हर एक तोहफे की लिस्ट दूंगी, हर फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे आप लोगों ने सालों तक मानसिक और आर्थिक शोषण किया है। कानून में ऐसे लालचियों की कोई जगह नहीं होती माँ जी, और बहुएं अब चुप रहने वाली नहीं रही। कविता की बात सुनकर सास का चेहरा सफेद पड़ गया और वही नंदों का भी। अब उन्हें डर लगने लगा था। सास सुमित्रा जल्दी से बात बदलते हुए कविता से बोली, बहू तुम भी क्या मजाक करती हो? तुमने अपनी नंदों को बहुत अच्छा तोहफा दिया है। चारों नंदे भी डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगती हैं। कविता के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे समझ आ गया था कि अगर वह अब आवाज उठाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उससे और उसके परिवार को परेशान करने की। वही सास और ननद की तो अभी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी कहने की। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।